बात है साल 1921 की, जब मालाबार की धरती पर एक ऐसा विद्रोह भड़का जिसकी गूंज आज भी इतिहास के गलियारों में सुनाई देती है। आज हम उसी मालाबार विद्रोह की कहानी की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। तो आखिर ये था क्या? क्या ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ रहे किसानों का गुस्सा था, या फिर आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा, या फिर एक बेहद दर्दनाक सांप्रदायिक संघर्ष? देखिए, सवाल बहुत हैं और जवाब इतना सीधा है नहीं। चलिए इसे जरा खोद कर देखते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस माहौल को समझना होगा जहां सालों से असंतोष की चिंगारियां सुलग रही थीं और बस एक बड़े धमाके का इंतजार कर रही थीं। देखिए, ये कोई एक सीधी साधी लड़ाई नहीं थी। ये असल में किसानों के शोषण, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पनप रहे गुस्से और सामाजिक धार्मिक तनाव का एक ऐसा कॉकटेल था जिसने पूरे मालाबार को हिला कर रख दिया था। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इतने बड़े विद्रोह को जन्म दिया? कहानी शुरू होती है जमीन से। अब जरा इस सिस्टम को समझिए। एक तरफ थे जन्मी, ये ज्यादातर ऊंची जाति के हिंदू जमींदार थे जिन्हें अंग्रेजों का कानूनी संरक्षण मिला हुआ था। इनके पास जमीन का मालिकाना हक था और ये जब चाहें किराया बढ़ा सकते थे या किसानों को जमीन से निकाल सकते थे। और दूसरी तरफ थे कुडियन, यानी मोपला मुस्लिम किसान। ये वो लोग थे जो असल में जमीन पर खून पसीना बहाते थे, पर उनके पास कोई कानूनी अधिकार या कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये जो पावर का खुला इम्बैलेंस था ना, वही विद्रोह की असली जड़ बना। और ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। मोपला समुदाय को समाज में भी अलग थलग महसूस कराया जाता था। उनके पास ना तो जमीन थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आवाज और ना ही कोई कानूनी सुरक्षा। तो ये आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के शोषण का दर्द था जो अंदर ही अंदर खौल रहा था। और फिर इसी सुलगते हुए माहौल में एक ऐसी चिंगारी गिरी जिसने सिर्फ मालाबारी नहीं बल्कि पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े होने के लिए एक मजबूत धार्मिक और नैतिक आधार तैयार कर दिया था। तो सवाल ये है कि वो कौन सी एक घटना थी, वो आखिरी तिनका, जिसने इस पूरे असंतोष को एक भयानक सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया? आखिर ये आग भड़की कैसे? ये हुआ अगस्त 1921 में। हालात तब बेकाबू हो गए जब अंग्रेज अधिकारियों ने पहले तो खिलाफत आंदोलन के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और फिर मस्जिदों पर छापे मारे गए। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। बस यही वो आखिरी चिंगारी थी। इसके जवाब में एरंडाड और वल्लुअनाड के इलाकों में हथियारबंद विद्रोह शुरू हो गया। शुरुआत में विद्रोह का निशाना एकदम साफ था। विद्रोहियों ने उन जगहों पर हमला किया जिन्हें वो अपने शोषण का जिम्मेदार मानते थे, जैसे पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर और वो जमींदार जो अंग्रेजी हुकूमत के सहारे उन पर जुल्म ढा रहे थे। ये सीधे सीधे औपनिवेशिक सत्ता को खुली चुनौती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे संघर्षों में होता है, कहानी ने एक बहुत ही दुखद और बहुत ही विवादित मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, जब अराजकता फैलती है और संघर्ष लंबा खिंचता है तो सीमाएं टूट जाती हैं। हिंसा अपने शुरुआती निशानों से आगे बढ़कर आम लोगों तक पहुंच गई और यहीं से इस पूरे विद्रोह की कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दर्दनाक हो जाती है। और इसके जवाब में अंग्रेजी हुकूमत वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस विद्रोह को कुचलने के लिए टूट पड़ी। मार्शल लॉ लगा दिया गया, सेना और खूंखार गोरखा रेजिमेंट को मैदान में उतार दिया गया और विद्रोहियों को पकड़ने के लिए बख्तरबंद ट्रेनों का इस्तेमाल हुआ। ये एक बहुत ही क्रूर और बड़े पैमाने पर दमन था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 64, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये ब्रिटिश दमन की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर रूह काम जाती है। ये उन 64 मोपला कैदियों की संख्या है जिनकी वैगन ट्रेजेडी में दम घुटने से मौत हो गई थी। सोचकर देखिए, एक मालगाड़ी का डिब्बा जिसमें हवा आने की भी जगह नहीं और उसमें 67 कैदियों को जानवरों की तरह भर दिया गया। जब घंटों बाद उस डिब्बे का दरवाज़ा खोला गया तो 64 लोग दम घुटने से मर चुके थे। ये घटना ब्रिटिश क्रूरता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। और ये तो सिर्फ एक घटना थी, पूरी तबाही के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इस विद्रोह और इसके दमन में एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज्यादा मोपला मारे गए और हजारों को जेल में डाल दिया गया। ये एक पूरे समुदाय पर कहर बनकर टूटा था। तो इतनी हिंसा, इतने खून खराबे के बाद आखिर बचा क्या? आज इतिहास इस पूरी घटना को किस नज़र से देखता है?
विद्रोह का ये हिंसक रूप ये एक बड़ी वजह बना के उस वक्त का जो मेन स्ट्रीम स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसमें कांग्रेस और गांधी जी शामिल थे, उन्होंने इससे दूरी बना ली। शुरुआती हमदर्दी के बाद गांधी जी ने भी इसकी हिंसा की कड़ी आलोचना की। और यहीं पे हमें इतिहास को देखने के अलग अलग नजरिए मिलते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिर्फ धार्मिक कट्टरता बताया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कहा कि ये किसानों का जमींदारों के खिलाफ एक क्लास स्ट्रगल था। लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इससे किसी एक चश्मे से देखना गलती होगी। ये असल में इन सभी चीजों का, यानी क्लास, धर्म और उपनिवेशवाद विरोध का एक मिलाजुला विद्रोह था। लेकिन अपने दुखद अंत के बावजूद इस विद्रोह का एक नतीजा ऐसा भी निकला जिसने आने वाले वक्त पर गहरा असर डाला। इसने जमींदारी शोषण के मुद्दे को नेशनल डिबेट का हिस्सा बना दिया और आगे चलकर केरल में जो भूमि सुधार कानून बने, उसकी नींव कहीं न कहीं इसी विद्रोह ने रखी थी। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मालाबार विद्रोह ना तो सिर्फ धार्मिक हिंसा थी और ना ही सिर्फ एक किसान आंदोलन। ये इन सबसे कहीं ज्यादा जटिल था। ये सिर्फ एक चीज का नतीजा नहीं था। ये नतीजा था अंग्रेजों की जमीनी नीतियों का। ये रिएक्शन था सामाजिक अन्याय का। ये अभिव्यक्ति थी धार्मिक असुरक्षा की। और ये नतीजा था ब्रिटिश हुकूमत के भयानक दमन का। जब ये सारी ताकतें एक साथ टकराईं तो ऐसा विस्फोट होना तय था। और यही बात हमें इस विद्रोह के सबसे बड़े सबक तक ले जाती है कि जब सामाजिक और आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन और सांस्कृतिक अपमान एक साथ मिल जाते हैं तो विद्रोह को रोका नहीं जा सकता। वो होकर ही रहता है। मालाबार विद्रोह आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक असहज करने वाला सवाल छोड़ जाता है। आखिर क्या होता है जब उन लोगों को उनकी आखिरी सीमा तक धकेल दिया जाता है जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है?